प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये टॉपिक है आपको 12वीं में व्याकरण से संबंधित किस तरह के प्रश्नोत्तर देखने के लिए मिलेंगे और आपको कैसे हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण के कुछ जो महत्वपूर्ण खंड हैं उस पर भी हमारी चर्चा होगी और एक पुस्तक के माध्यम से आपको हम अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ 12वीं में यूपी बोर्ड में जो व्याकरण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए आप सबके यहाँ एक अलंकार का पोर्शन है जो आपको ना सभी रसों से संबंधित प्रश्न आएंगे और छंद से संबंधित प्रश्न आएंगे और यहाँ पर निबंध से संबंधित प्रश्न होगा। संस्कृत व्याकरण जो पोर्शन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो संस्कृत व्याकरण में आपके यहाँ संधि पूछी जाएगी। स्वर संधि में यचो यवा यावह, एंग पदांतादति और एंग पर रूपम, 3 सूत्र आपके यहाँ हैं। और व्यंजन संधि में स्तोष चुनाष्टु स्टुनाष्टु, झलाम जसझाची खरिचा मनुस्वारा तोरली और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये रहेगा। विसर्ग संधि में विसर्जनीय यशसा सजसो रुह, अतो रोप धातुदिते और हसिचा रोरी, ये पूछा जाएगा। समास में आपका अव्ययी भाव समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि, ये समास आपके पूछे जाएंगे। और शब्द रूप में संज्ञा, आत्मनन, नमन, राजन, जगत और शरीर का पूछा जाएगा। सर्वनाम में आपका सर्व, इदम और यद पूछा जाएगा। धातु रूप पूछा जाएगा। प्रत्यय अक्ता, अक्त्वा, तब्यत और अनियर, तद्धित प्रत्यय पूछा जाएगा। और कुछ विभक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे और कुछ संस्कृत का अनुवाद होगा। तो चलिए हम लोग सभी टॉपिक को एकदम शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समस्या समझने में न हो। तो संस्कृत का जो सबसे पहला टॉपिक है आपके यहाँ है वो है स्वर संधि, और स्वर संधि में 3 सूत्र आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्वर संधि में। तो यहाँ पर जो स्वर संधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए संधि की बात करें तो संधि के लिए थोड़ा सा हम लोगों को वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। वर्णमाला अगर हमको नहीं आती है तो स्वर संधि हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। स्वर संधि का मतलब होता है कि जिसमें स्वर और व्यंजन न होकर केवल स्वर हों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो व्यंजन आपके होते हैं 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं। य, व, र, ल, ये सब क्या हैं, ये आपके स्वर व्यंजन है, ठीक है। और स श सह ये ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन छत्रंज्ञा है और ये स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी जो 5 लाइन है उसमें जितने भी वर्ण या अक्षर आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्वरों की। तो स्वर जो हैं, स्वर आपके ये हैं। स्वर संधि में स्वर ही आता है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर ही होगा। स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा अ, छोटी, छोटा उ, री और री, ये स्वर हो गए। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ हो गया। और प्लुत मतलब जिसमें स्वर ह्रस्व दीर्घ न होकर प्लुत हो, जैसे जिसमें ज्यादा तेजी से आवाज आए और आवाज गूंजे तो वहां पर प्लुत होता है, ठीक है। तो ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 के प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये आप सब जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ माहेश्वर सूत्र जो है वो आपको वर्णमाला पढ़ने के लिए होता है। तो ये माहेश्वर सूत्र नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये माहेश्वर सूत्र आप सबको याद होना चाहिए। अब जो ये प्रत्याहार हैं वो माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। तो अब हम सीधे सीधे वर्णमाला से आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के बाद जो होता है सभी वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं, तो उच्चारण स्थान भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आप संस्कृत की संधि के तरफ जा रहे हैं तो। और फिर किसकी क्या संज्ञा होती है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सीधे सीधे हम चलते हैं जो हमारा आज का चैप्टर है जिसको हम संधि कहते हैं।
संधि क्या होता है कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन दोनों शब्द के जो सबसे निकट वाला वर्ण होगा, सबसे निकट सन्निकट वर्ण जो होगा वहीं पर संधि होती है। तो सन्निकट वर्ण कौन सा है देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रमाधन ईशा, तो रमाधन ईशा में जो माँ है, माँ में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है और ईशा हमें बड़ी की मात्रा है। तो संधि हमेशा दो शब्दों के सन्निकट वर्णों में होती है, यानी कि जो बहुत पास पास वर्ण होते हैं सदैव उसी में ही संधि होती है। यहाँ संधि का ये मतलब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपको संधि आपके सिलेबस में है वो पढ़नी है। संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होती है। और सबसे पहले स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर संधि का मतलब होता है, इसे अच संधि के नाम से भी जानते हैं, जहां पर पहला शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। आप देखें यहाँ लिखा है हिमधन आलय, तो हिमालय में जो हिम है उसमें माँ में भी आ है और आलय में आ है। तो जो भी व्यंजन होते उसमें स्वर क्या होता है, छिपा होता है। तो आधन आ है, तो जहां पर पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर हो वहां पर क्या होती है, स्वर संधि होती है। ठीक है, समझ गए। अब स्वर संधि के भेद पर बात करते हैं और स्वर संधि के कुछ सूत्रों की तरफ चलते हैं, जिन सूत्रों से संबंधित आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं जो स्वर संधि से संबंधित हैं। इसमें आपसे स्वर संधि में यचो यवा यावह और एंगह पदांतादति पर रूपम, तो ये आपके सूत्र हैं। तो चलिए, गुण संधि आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है और वृद्धि संधि भी आपके यहाँ नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है उसे हमें पढ़ना नहीं है। यण भी नहीं है, अयादि है। तो देखिए यहाँ पर क्या संधि है, जो सूत्र आपके यहाँ है, सूत्र आपका है यचो यवा यावह। आप देखेंगे ये सूत्र लिखा हुआ है यचो यवा यावह। तो यचो यवा यावह जो है ये इसका सूत्र नाम है और इसमें किस तरह के उदाहरण पूछे जाएंगे, किस तरह के उदाहरण आपके यहाँ पूछे जाएंगे, चलिए वो हम सब देखते हैं। तो यह होता है कि जिसमें ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं, तो जिसमें ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं वहां पर ये संधि होती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि कोई भी स्थिति हो, अगर ए ओ ऐ औ के बाद, यहां ध्यान रखिएगा, ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आओ हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, किसी शब्द के मध्य में ऐ औ आय और आओ ये चारों अगर किसी शब्द के मध्य में आपको दिखाई दे दें तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, वहां पर अयादि संधि हो जाती है और इसका सूत्र है यचो यवा यावह। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, कैसे इसके उदाहरण होंगे। तो इसके उदाहरण आपके सामने हैं। चलिए, उदाहरण क्या है, जैसे यहां पर लिखा है चयनम, क्या लिखा है, चयनम। तो चयनम में आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, चेधन अनम। तो यहां पर जब भी इस तरह से है, देखिए चयनम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अय दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको दिखाता हूं। चयनम में, चयनम, तो चयनम में आपको अय दिखाई दे रहा है, चेधन अनम। यहां पर अय है और फिर अनम है। हो क्या जाता है कि जब ए के बाद अच संधि, अच कोई भी स्वर अगर आ जाता है तो उसके स्थान पर अय हो जाता है। तो यहां पर चेधन अनम बराबर चयनम, इसी तरह से नेधन अनम बराबर नयनम, शेधन अनम बराबर शयनम, हरे धन ए बराबर हरय, मुने धन ए बराबर मुनय, इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से पौधन अकह बराबर पावकह, फिर इसी तरह से एता धनवपि बराबर एतावपि, बालको धन अपि बराबर बालकावपि, पौधन बराबर पावनः, भौधनुका बराबर भावुकः, पौधन बराबर पावनः, नौधन इका बराबर नाविका। ये सारे रूप इसके हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो एक संधि तो ये है। दूसरी संधि आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो है पूर्व रूप संधि। संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि क्या है कि इसमें एंगः पदांत आदति है। इसका सूत्र क्या है? एंगः पदांत आदति है। ये कहता है कि एंग एक प्रत्याहार है और इसमें क्या क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये कहता है कि जब पद के अंत में, किसी शब्द के अंत में ए ओ हो और उसके बाद आ आए तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। आ का मतलब पूर्व, उसके पहले जैसा वाला रूप हो जाता है। तो यहां इसको अंत में देखें तो ए और ओ के बाद यदि आ आएगा तो ये सांप का चिन्ह, इसको हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं, ये अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। किसी भी शब्द के मध्य में अगर ये सांप वाला चिन्ह बैठा रहे तो उसको पूर्व रूप संधि का नाम ही आप देंगे। तो उसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण आपके लिए है हरेव। तो हरेव में देखिए ये आपको दिख रहा है सांप वाला चिन्ह, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो हरे धन अव, तो ये कह रहा है कि ए और अ के बाद अगर अ जा रहा है ए के बाद तो वहां पर अ के स्थान पर ये सांप वाला चिन्ह आ जाता है, तो इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो इसके लिए संधि क्या होगी? पूर्व रूप संधि होगी। तो जहां पर भी ये चिन्ह दिखाई दे तुरंत आप समझ लीजिएगा कि यहां पर ये पूर्व रूप है। क्लियर है? चलिए, पूर्व रूप संधि हो गई। और इसी तरीके से एंगी पर रूपम भी आपके यहां है। तो एंगी पर रूपम क्या है? इसमें यह कहता है कि यदि कोई उपसर्ग हो, उपसर्ग का मतलब कोई शब्द के पहले कोई शब्द लगा हो और उस शब्द का अंत आ से हो रहा हो, उपसर्ग से हो रहा हो, और उसके बाद ए वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वहां पर ए ओ के स्थान पर रूप हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहां इसके कुछ ही उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे है प्राधन इजते, तो सदैव क्या होगा? ये एक ही मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी और कोई काम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रेजते। उपधन ओसति, ये ओ की मात्रा इस पे लग जाएगी, उपोसति हो जाएगी, ठीक है। प्रोसति, प्राधन ओसति, ये ओ की मात्रा प्रा पे लग जाएगी और कोई अंतर नहीं आएगा, प्रोसति हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन संधियां आपके यहाँ थी जो आपके सिलेबस में थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। जो व्यंजन संधि आपके यहाँ है, पहली है स्तोष चुनास चुह। पहली कौन सी संधि है? स्तोष चुनास चुह। व्यंजन संधि है। यहां पर पहला आपका उदाहरण है स्तोह चुनास चुह, ये पहली संधि है। ये क्या कहता है कि स त थ द ध न के बाद अगर स च छ ज झ इया में से कोई वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यही याद रखना है कि स के स्थान पर दंत स के स्थान पर तालव्य स, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर इया हो जाता है। श या चावर्ग का योग पहले या बाद में हो तो बस यही याद रखना है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रामस धन शेते है, रामस धन शेते, तो यहाँ सा के बाद तालव्य सा, एक पहले दंत सा है बाद में तालव्य सा, जिसको सीटी वाला सा आप सब कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इस वाले पहले वाले सा के स्थान पर भी इस तरह से तालव्य सा हो जाएगा। बस रामस शेते, यानी कि जो बाद वाला सा है वही हो जाएगा, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं। जो उदाहरण आपके यहाँ पूछे जाएंगे परीक्षा में वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए, तो यहां पर अन्य उदाहरणों में जैसे आप देखिए सत धन जन सज्जन पूछा जाएगा। कस धन चित है तो स है, तो यहां पर इस स का तालव्य सा हो जाएगा। बृहद धन झरा बृहद झरा, दुष्धन चरित दुष्चरित, यहाँ पर सा का सा हो जाएगा। उद्धन ज्वाला दा का जा हो जाएगा। उद्धन चारणम ता का चा हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। उच्चारणम उज्ज्वला और दुष्चरित बृहज्जरा, संग्रिंजय कश्चित और सज्जन, ये सारे उदाहरण जो हैं ये स्तोष चुनाश्चु के हैं और इसे व्यंजन संधि का एक उदाहरण माना जाता है। तो ये आप सबको याद रखना है, यह भी आपके सिलेबस में है साथियों। चलिए अगली संधि की तरफ चलते हैं। अगली संधि जो है स्टुनास्टु है।
देखिए जो स्टुच संधि है इसको टुनाष्टु संधि के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहता है कि स्तु यानी कि सकार या त वर्ग स त थ द ध न के बाद स ट ठ ड ढ अण में से कोई वर्ण आए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? दंत सा के स्थान पर खटकोर वाला सा, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पे अड़ा हो जाता है। बस यही इसका नियम है। अब इस नियम के तहत हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। कौन से उदाहरण है देखते हैं। यहां पर जैसे उदाहरण आपको मिलेगा तट टीका, क्या मिलेगा? तत् धन टीका, तो ता के स्थान पे टा हो जाएगा, तट टीका हो जाएगा। रामष्ठ, ये ताल श्रोता वाले सा के स्थान पर ये खटकोर वाला सा हो जाएगा, द के स्थान पर डा हो जाएगा, उद्दयनम। ठीक है, तो यही इसका उदाहरण है। कृष्ण दुष्धंत दुष्ट चक्रन ढौकसे विष्णुधनु, तो यहाँ देखिए इस वाले स के स्थान पर क्या हो जाएगा? यही वाला सा हो जाएगा और विष्णु हो जाएगा। पेस्टा, ये आपके सब इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और देखते हैं एक उदाहरण और आपको यहां मिलेगा, झलाम जस झसी। अगला जो है झलाम जस झसी। ठीक है, तो अगला उदाहरण है झलाम जस झसी। तो ये है आपको एक संधि, आपको झलाम जस झसी पढ़नी है। तो ये क्या कहती है झलाम जस झसी? ये कहती है यदि झल वर्ण, झल का मतलब होता है कि प्रत्येक लाइन का 1 2 3 4 वर्ण और दो तीनों सा और ह। झल वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आएगा यहाँ लिखा हुआ है, झ भ घ ढ ध जब गड़ द ख फ छ ठ त च ट त क प, ये सारे वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे? झल के अंतर्गत। और जस के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जब गड़दा आएंगे। तो ये कहता है कि झल के बाद अगर जस आता है तो क्या होता है? तो क के क ख ग घ में से कोई आएगा तो उसके स्थान पे ग हो जाएगा। च छ ज झ में से कोई आएगा तो ज हो जाएगा। ट ठ ड ढ स में आएगा तो ड हो जाएगा। त थ द ध स में कोई आएगा तो द हो जाएगा। और प फ ब भ में से कोई आएगा तो बा हो जाएगा। यानी उसी लाइन का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे क की तीसरी लाइन का ग है तो ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्रुद्ध, तो क्रुद्ध में देखिए द है तो ध हो जाएगा, त थ द। ठीक है, युद्ध, तो ध के स्थान पे ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध, दुग्धम, वृद्धि। ठीक है, तो बोध, तो ये सब उसी के तहत उदाहरण आ जाते हैं। अगला जो नियम है उसे हम क्या कहते हैं? खरीचा कहते हैं। और एक मोनुस्वारा है। मोनुस्वारा भी देख लेते हैं कि मोनुस्वारा में क्या कहते हैं। मोनुस्वारा जो है ये क्या कहता है कि अगर माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, हल आ जाए, तो माँ का अनुस्वार हो जाए। अनुस्वार का मतलब बिंदी हो जाती है। तो बस बहुत आसान सा है ये, देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हरिम धन वंदे, तो क्या हो गया? माँ है यहाँ पर, माँ के बाद कोई भी व्यंजन वह है तो ये वह हटा के यहाँ पर माँ के ऊपर बिंदी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? माँ हटा देंगे, उसके पहले वर्ण के ऊपर बिंदी लगाएंगे, हरिम वंदे। त्वम धम करोसी, माँ हटा के उसके पहले बिंदी लिख दिया, त्वम करोसी। रामम भजती, रामम भजती। जलम वहती, जलम वहती। तो उस माँ को हटाएंगे और उसके पहले वाले अक्षर पर हम बिंदी लगा देंगे, तो वही हो जाएगा यह मोनुस्वारा। चलिए अगली संधि लेते हैं। अगली संधि है तोरली। तोरली संधि क्या कहती है? तोरली संधि क्या कहती है? तावर्ग के बाद यदि ला जाए, यानी कि तावर्ग ता था दा धा ना के बाद यदि ला आ जाए तो क्या हो जाता है? तो ता था दा धा के बाद यदि ला आएगा तो एक ला अपने आप और आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जैसे उल्लिखितम है, तो उल्लिखितम है तो यहाँ देखेंगे आप तो 2 ला लिखा है। इसका मतलब है कि इसके पहले ता था दा धा में से कोई एक अक्षर रहा होगा ला के स्थान पर। तो उद धन लिखितम है तो द के स्थान पर क्या आ गया? ला आ गया ना। उसी वर्ग का अगर वर्ण है ता था दा धा का तो उसके स्थान पर ला हो जाता है। तो उद धन लिखितम बराबर उल्लिखितम। उल्लेख है तो उत धन लेख बराबर क्या हो जाता है? उल्लेख हो जाता है। तद धन लीन बराबर तल्लीन। विद्वान धन लिखत बराबर विद्वान लिखती। तो इस तरीके से तोरली हो गया और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अनुस्वारस्य यही पर्ण सवर्ण, तो एक और
संधि आपको पढ़नी है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। ठीक है, तो इसको परसवर्ण संधि भी कहते हैं। अनुस्वारस्य यई पर सवर्णस्य, ये हमारा संधि है। तो ये संधि क्या कहती है, देखते हैं। ये कहती है कि अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। ये कहता है कि यदि य प्रत्याहार का वर्ण बाद में आए तो क्या होता है। अब य प्रत्याहार का वर्ण क्या है वो देख लेते हैं। य का मतलब होता है या व र ल ई अंगड़नम झ भ घड़धा जब गड़दा खप छटता चटता कप, ये सारे अगर वर्ण आए तब क्या होता है। तब क्या होता है कि अगर अनुस्वार यानी बिंदी के बाद अगर ये वर्ण आएगा क ख ग घ तो अंगा होगा। अनुस्वार के बाद चा छा जा झा आएगा तो इया हो जाएगा। अनुस्वार के बाद ट ठ ढ अड़ा आएगा तो अड़ा हो जाएगा। अनुस्वार के बाद ता था ध आएगा तो ना हो जाएगा। और अनुस्वार के बाद पाफा बाफा मा होगा तो माँ हो जाएगा। यानी कि हर हाल में उसी वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण जिसे पंचम वर्ण कहते हैं अंगा या अड़ा मा हो जाएगा। जैसे गंगा, तो गंगा का क्या होगा, गम धन गा, गंगा। शंख, तो शंख में हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो अंगा लगा के लिख सकते हैं और इसी एक अंगा को हटा के पहले बिंदी लगा के भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका परसवर्ण संधि। ठीक है, तो ये परसवर्ण संधि हो गई। अब हम बात करेंगे अगली संधि की। अगली संधि आपकी है विसर्ग संधि। विसर्जनीयस्य सह, ठीक है, विसर्जनीयस्य सह जो हमारी संधि है, विसर्जनीय से सह, ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग धन खर बराबर स। अब विसर्ग के बाद अगर कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो खर में आते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ स स। अगर विसर्ग के बाद ये वर्ण आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर स हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। जैसे रामः धन चलती, तो विसर्ग के बाद चा आया तो आह की बिंदी के स्थान पर स हो जाएगा रामस चलती। निधन छलम, ठीक है, निधन छलम। अब यहाँ क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा तो निश्चलम हो जाएगा। बस यही है कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। देखिए निश्चलम, गौश्चरति, कश्चित, बालश्चलति, बस ये इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और संधियों की बात करेंगे। जैसे एक संधि है सजुसो रूह, ठीक है, दूसरी संधि है सजुसो रूह। सजुसो रूह जो संधि है ये क्या कहती है कि अगर पदांत सकार और सजुस सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, समझ लेते हैं। जैसे कविस धन अयम है, ठीक है, तो यहां इस सा के स्थान पर रा हो जाएगा और अ हट जाएगा, बस यही होगा। तो क्या हो जाएगा कविरयम। हरिस धन इदम बराबर हरे दिम, बस क्या होगा सा हटेगा और ई हटेगा, र लग जाएगा, बस यही काम होना है सजुसो रू संधि में। अगली संधि है आपकी अतोरो प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते ये संधि है। ये संधि क्या कहती है इसे देख लेते हैं। ये कहता है रू के ठीक पहले अगर आ जाए, रू के पहले अगर आ जाए तो रू के बाद में हरस्वा हो तो ऐसे दो हरस्वों के बीच में रू को रा को ऊ हो जाता है। यानी कि जैसे शिवस धन अर्चा है तो यहां देखिए सा है और इसके बाद आ है, तो क्या हो जाएगा यहां से ये जो सा है हटके और ओ की मात्रा लग के और ये जो है अवग्रह चिन्ह जो सांप वाला चिन्ह है ये लग जाएगा। तो बस अगर यह किसी संधि में लगा है तो अतो रोत प्लुतात प्लुते संधि हो जाती है। ठीक है, देवस धन अपि, इसी तरह से देवो अपि हो जाएगा। शिवस धन अत्र, शिवस धन अत्र का क्या हो जाएगा शिवोत्र हो जाएगा। सस धन अहम सो अहम, सस धन अपि सो अपि। रामस धन अयम रामो अयम, रामस धन अवदत रामो अवदत। देवस धन अधुना देवो अधुना, इस तरह के उदाहरण हैं। ठीक है, और हसिचा एक संधि है। हसिचा क्या कहती है, हस प्रत्याहार जो हो यानी कि प्रत्येक वर्ण का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या वर अल
हा वर्ण हो तो क्या होता है? तो यहां पर हस प्रत्याहार ये कहता है कि जैसे आपने देखा पौसस धन बद्ध, पौसर बद्ध, निस्धन धनम निर्धनम, मातुस धनाज्ञा मातुराज्ञा, पितुर्धनाज्ञा पितुस धनाज्ञा, भानुस धनयम भानुरयम, इस तरह के उदाहरण हो जाते हैं। अब यहां देखिए शिवस धन वंद्या, क्या हो जाएगा? शिवो वंद्या। मनस धन रथ, ये उदाहरण पूछा जाएगा, मनोरथ। इसी तरीके से रामस धन रमति रामो नमति, रामस धन सति रामस असति, तो स हट जाएगा, बस यही होगा। ठीक है। और अंत में है रोरी, रोरी संधि है। रोरी में क्या है? ये कहता है कि र के बाद यदि रा आ जाए तो रा का लोप हो जाता है। जैसे बालकस धन रमनते, ठीक है, तो हो जाएगा बालका रमनते। ठीक है। ये सा होगा, सा का रा हो जाता है संधि में, तो रा का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बालका रमनते। गौधन रंभते, गौधन रंभते, तो गौस रंभते हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी संधि समाप्त हुई। अब समास देखते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि, ये 3 समास हैं। ये 3 समास आपको पढ़ने हैं। समास क्या होता है कि 2 पदों को मिलाकर जो समास बनता है। अव्यय, अव्ययी भाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है। अव्यय का मतलब है वो शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, चाहे कोई लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो। जैसे हमने उप कह दिया तो कोई प्रधानमंत्री भी स्त्री होगी या पुरुष होगा, सबके सामने उप ही लगेगा, महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है। जैसे प्रधान चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उप ही रहेगा। तो अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न हो वो क्या हो जाता है? वो अव्यय हो जाता है। इस तरह समझना है। तो अव्ययी भाव समास में उपसर्ग पहले लगा होगा या तो अव्यय लगा होगा। तो बस देख लेते हैं इसके उदाहरण कि किस तरह से उदाहरण हमारे यहाँ परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए जैसे आएगा अधिहरि, अध्यात्म, अधिगोपम, उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम, उपकूलम, उपतूट, उपतटम। ठीक है। ये सब उपसर्ग लगे हुए हैं। अतिहिमम, अतिरोगम, अतिशीघ्रम, ये सब आप देखेंगे तो इसमें क्या लगा हुआ है? सब में उपसर्ग लगा है। तो जहां जहां उपसर्ग लगा होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अति निद्रम, अति स्वप्नम, अति कंबलम। ठीक है। यहां पर जहां पर भी होगा वहां पर भी इस तरह से अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यथानुरूपम, प्रत्यक्षम, जहां भी उपसर्ग लगा होगा, यथाशक्ति, यथा बलम, यथा समयम, यथा ज्ञानम, हर जगह क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा। ठीक है। समझ गए? चलिए, तो एक तो आपके यहाँ सिलेबस में अव्ययी भाव समास है। दूसरा समास आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें विशेषण लगा होता है। जिसमें विशेषण होता है वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो चलिए कर्मधारय समास के उदाहरण देख लेते हैं। जहां पर जैसे कृष्ण सर्पः, तो काला क्या है? विशेषण है। महादेव, महादेव का मतलब महान क्या है? विशेषण है महादेव। महाराजा में महान क्या है? विशेषण है। महात्मा, श्रेष्ठ पुरुषा, महापुरुषा, महर्षि, महाकवि, महारथी, महाकाव्यम, श्वेत वस्त्रम। जहां पर भी विशेषता बतलाने वाला शब्द जुड़ा होगा वहां आप कह सकेंगे कि ये कर्मधारय समास है। शोकाग्नि, विद्याधनम, पीत कृष्ण, श्वेत कृष्णम, चराचरम, कृतज्ञम, शीतोष्णम, रक्तपीतः। जहां पर भी विशेषण होगा, विशेषता बतलाने वाले शब्द होंगे, वहां आप कह देंगे कि कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास जो है सबसे अंत में आपको पढ़ना है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जहां पर जैसे आप चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं ना कि ये लंबोदर है, जैसे गणेश को क्या कहा जाता है? लंबोदर कहा जाता है। शिव के कई नाम है, तो जहां पर्यायवाची वाले नाम आएंगे वहां बहुब्रीहि समास लगाना है आपको।
ठीक है। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर कौन पहनते हैं? श्री कृष्ण पहनते हैं पीला वस्त्र। लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश को, क्योंकि उनका पेट लंबा है। नीलकंठ शिव को कहा जाता है क्योंकि उनके कंठ नीले हैं, इसलिए शिव कहा जाता है। श्वेतांबर, साधु सफेद वस्त्र धारण करता है इसलिए उसको श्वेतांबर कहा जाता है। तो जहां पर्यायवाची वाले नाम प्रयोग किए जाएंगे वहां पर आपको बहुब्रीहि समास ही लगाना। जैसे दशानन रावण को कहा जाता है, चतुरानन ब्रह्मा को, दिगंबर शिव को, महाशय सभ्य व्यक्ति को, यशोधन राजा को, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान को, नीलांबर किसको कहा जाता है? बलराम को, ठीक है। पंचानन शिव को कहा जाता है, नीलकंठ शिव को, गजानन गणेश को, कमलासन ब्रह्मा को, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह पर्यायवाची वाला कोई शब्द दिखाई दे तो तुरंत आपको जान जाना है कि इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ संज्ञा जो है शब्द याद करने, तो शब्द रूप तो बेटा अगर आप याद रखोगे तभी याद होगा, तभी कर पाओगे, नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका प्रत्यय पूछा जाएगा। प्रत्यय एक बार देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्यय आपके यहाँ पूछा जाएगा और विभक्ति आपके यहाँ पूछी जाएगी। तो चलिए विभक्तियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी विभक्तियां आपके यहाँ पूछी जाएगी। विभक्ति को हिंदी में कारक कहते हैं। ये क्या है? प्रथमा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिया पदांश से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। और खष्टी संबंध काकी के नानी ने रारी रे अधिकरण पे में पर, और संबोधन जो है हे अरे ओ, ये आपका है। अब यहाँ अभितः परसा समयानिस्को प्रतियोगो अपि एनांग विकारा सैत्य प्रधाने नमा स्वस्ति स्वाहा, ये आपके कुछ विभक्ति परिचय आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए उन विभक्तियों की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अभिता परितः, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है? अभिता परितः समया निक्साहा प्रतियोगो अपि। अगर अभिता है, अभिता का मतलब दोनों ओर, ठीक है, आसपास। परितः का मतलब चारों ओर, समया का मतलब समीप, निक्सा का मतलब निकट, शोक का मतलब प्रति और ओर। अगर इन सब का प्रयोग किसी भी वाक्य में होगा तो वहां द्वितीय विभक्ति होगी। बस यही इसका उदाहरण है। जैसे ग्रामम अभितः वनम अस्ति, तो यहाँ देखिए ग्राम के आसपास वन है, तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी। आश्रमम अभितः वृक्षा सन्ति, आश्रम के चारों ओर दोनों वृक्ष हैं, तो यहाँ आश्रम में द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों वृक्ष हैं, तो यहाँ चारों ओर जहाँ होगा वहां पर भी द्वितीय विभक्ति। ग्रामम परितः उपवनम सन्ति, गांव के चारों ओर उपवन है, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति। लंका समया सागर अस्ति, लंका के समीप सागर है, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति। हाँ कृष्ण भक्तम, कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। बुभुक्षितम न प्रतिभम किंचते, भूख कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जहां पर भी अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगो अपि आएगा वहां वहां द्वितीय विभक्ति होगी। बस यही यह कहता है, ठीक है। अब अगला है इसी में आपका एनांग विकारः। ये क्या कहता है? एनांग विकारः, ठीक है। सह एक और है, सहयुक्तो प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने, ये क्या कहता है कि सह साकम साधर्मम समम, अगर ये सब शब्द आ जाएं तो वहां तृतीय विभक्ति होगी। जैसे सह का मतलब साथ, पुत्रेण सह, पिता के साथ आया, तो यहाँ अगर सह का मतलब साथ आने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। पिता पुत्रेण सह मेरठम नगरम गतम, पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर गया। रामः जानक्या सख्यम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। मोहम गुरुणाम साध्यम विद्यालयम गच्छति, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। तो कहीं भी अगर ये साथ वाली बात आ जाएगी, किसी के साथ कोई जाता है, खाता है, पीता रहता है, तो वहां तृतीय विभक्ति होगी। यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला है एनांग विकारः। क्या है? एनांग विकारः। एनांग विकारः का मतलब अगर कोई अपने शरीर से विकलांग है, तो विकलांग जिस अंग से है उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे अक्षणा काना, आंख से काना है तृतीय। हस्तेन लुंजा, हाथ से लुंजा। सिरवा खाल, सिर से गंजा। कर्णाभ्या बदिरा, कानों से बहरा। पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा। पृष्ठेन कुब्जा, पीठ से कुबड़ा। तो जिस भी अंग में विकार है, कमी है, विकलांग है, उसमें तृतीय विभक्ति होगी। ये एनांग विकारः कहता है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब अगला लेते हैं और जो नियम है, एक नियम और है यहाँ पर, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वलम असट वे वसट योगाच, ये वाला नियम है। इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, अगर इन सब का प्रयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार है, चतुर्थी विभक्ति। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। देवोभ्यो नमः, विष्णुभ्यो नमः, तुभ्यम स्वास्ति बालकय स्वास्ति इंद्राय स्वाहाग्ने स्वाहा पितृभ्य स्वाहा दैत्येभ्य। तो कहीं भी अगर स्वाहाग आए, स्वधा आए, अलम आए, वसट आए, नमः आए, स्वस्ति आए, तो वहां पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। याद रखिएगा कि वहां कौन सी विभक्ति होगी, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति ही होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर और देख लेते हैं जो आपके यहां पूछा जाएगा। यहां पर एक आपके यहां और पूछा जाएगा जिसको कहते हैं षष्ठी शेषे। ये क्या कहता है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों तथा प्रतिपादकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। ऐसे तो जो बच गया वही षष्ठी शेषे है। तो ये कहता है कि जहां कोई संबंध दिखाया जाए वहां पर षष्ठी होगा। जैसे राज्ञा पुरुष, राजा का पुरुष, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है। गंगा या जलम, किसका जल, गंगा का जल, तो गंगा और जल का संबंध बताया जा रहा है। दशरथ से पुत्र, दशरथ का पुत्र, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है। पांचाला नाम भूमि, पांचाली की भूमि, तो यहां संबंध बताया जाएगा। वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। यही आपको बताना है। यतश्च निर्धारणम, ठीक है, यतश्च निर्धारणम, चलिए देख लेते हैं। यतश्च निर्धारणम जो है, निर्धारण में समुदायवाचक शब्दों से षष्ठी या सप्त विभक्ति होती है। यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में किसी एक वस्तु व्यक्ति को विशेषता के आधार पर उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए, यानी आपके ग्रुप में किसी को बड़ा बता दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपकी यतश्च निर्धारणम का सूत्र लगेगा और वहां पर आपकी ये सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा, ठीक है, जैसे कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा। नदीसु गंगा पवित्रम, नदियों में गंगा पवित्र हैं। बालकेशु रवि श्रेष्ठा, बालकों में रवि सबसे अच्छा है। पर्वतानाम हिमालयम उच्चतम, पर्वतों में हिमालय सबसे उच्च है। नृणम महाब्राह्मणम श्रेष्ठ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गवाम कृष्णा बहुरिच्छा, गच्छतम धवानु शीघ्र। तो जहां जहां भी किसी को विशेषता बता के अलग कर दिया जाए ग्रुप से, तो वहां पर क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये आपका भी एक चैप्टर था संस्कृत व्याकरण में जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। अब संस्कृत हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। और एक आपके यहाँ जो है वो है बेटा प्रत्यय। प्रत्यय आपको पढ़ना है। तो कृत, अक्ता, ति, तव्यत और अनियर, ये सारे प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्ययों को देख लेते हैं कौन कौन सा प्रत्यय आपको पढ़ना है। एक प्रत्यय है आपका अक्त्वा प्रत्यय, ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय। तो ध्यान रखना बेटा कि अक्ता प्रत्यय जब होगा तो उसमें क्या शेष बच जाता है, ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय जो है इसमें क्या शेष बचता है। चलिए, तो यहां जो अक्त्वा प्रत्यय होता है, ये किसी भी शब्द में, अक्त्वा इसका नाम है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा, जैसे आधा का, त्वा और वा, लेकिन इसमें शेष क्या बचता है, आधा ता और वा। तो जिस भी शब्द के अंत में आधा ता और वा लगा होगा उसमें आप अक्त्वा प्रत्यय बताना। आधा का लोप हो जाता है क्योंकि आधा है ये। जैसे कृत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, दत्वा, पीत्वा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें अक्त्वा है। जिसमें भी आधा ता और वा लास्ट में शेष बचे उसमें अक्त्वा प्रत्यय आप बता देना, ठीक है। और अगला लेते हैं, अक्त्वा प्रत्यय हो गया। दूसरा प्रत्यय आपको पढ़ना है कृत प्रत्यय में अक्ता प्रत्यय। और आपको पढ़ना है अनियर प्रत्यय।
यत प्रत्यय। अब आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए जैसे अनियर प्रत्यय आपको पढ़ना है, तो देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है, आपको कौन सा पढ़ना है, अनियर पढ़ना है। तो अनियर में क्या बचता है, शेष जो होता है वो अनीय शेष बचता है। तो अगर किसी शब्द के अंत में अनीय लिखा हुआ है तो आप अनियर बताइएगा कि उसमें अनियर प्रत्यय है। जैसे पठितव्यम, तो यहाँ पर पठनीयम, पठनीयम है तो यहाँ अनीय लगा हुआ है। ठीक है, पठनीयम में अनीय लगा है तो इसमें अनीय प्रत्यय नहीं होता, अनियर प्रत्यय होता। जिसमें भी अनीय शेष बचेगा लास्ट में, वो कौन सा प्रत्यय लगा है उसमें, तो आप बताओगे कि उसमें अनियर प्रत्यय लगा है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कथनीय, भवनीय, दर्शनीय, पठनीय, करणीय, गमनीय, रणनीय, हसनीय, ग्रहणीय, स्थानीय, वाचीन, लेखनीय, श्रवणीय, सब में अनीय लगा। तो जहां भी अनीय है वहां अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है, अब यहां देखिए अक्ता प्रत्यय आपको बताना है। तो अक्ता प्रत्यय जो होता है इसमें केवल त शेष बचता है। अगर किसी शब्द के अंत में त लगा है तो वहां पर आप अक्ता प्रत्यय बताओ, क्योंकि का आधा इसलिए इसका लोप हो जाता है, ये लुप्त हो जाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है गतः, गता, गतम, तो तीनों में देखिए आप क्या है, लास्ट में त है। कृतः, पठितः, पृष्ठः, लिखतः, कथितः, सब में क्या है, ता है। तो जहां भी ता शेष होगा वहां पर अक्ता प्रत्यय होगा, वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, अक्ता प्रत्यय होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपका अनियर भी हो गया। अब आपसे बात कर लेते हैं तब्यत प्रत्यय की। तब्यत, तो देखिए तब्यत प्रत्यय जो है, मतु प्रत्यय आपके यहां है नहीं, तल प्रत्यय है नहीं, और स्त्री प्रत्यय भी आपके यहां नहीं है, ये ऊपर ही है, इसको देख लेते हैं। आपका तब्यत प्रत्यय, देखिए यहां हमको प्रत्ययों में क्या ध्यान रखना है कि क्या उस प्रत्यय में शेष बचता है। तो देखिए यहां पर तब्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों में यही होता है, एक ही तरह से रूप बनता है। ठीक है, अनियर प्रत्यय का ये उदाहरण हो गया। और तब्यत प्रत्यय में क्या बचता है, देखिए ये देखो, कृतधन तब्यत, कर्तव्यम। ठीक है, तो तब्यत में ये रूप बनता है। अब ये देख लेते हैं कि तब्यत में जो है वो क्या शेष बचता है, ये हमको याद रखना है। तब्यत प्रत्यय में अनीय शेष बचता है, ध्यान रखिएगा, तब्यत में क्या शेष बचता है, अनीय शेष बचता है। और दोनों जो हैं एक ही तरह के शब्दों में प्रयोग में आते हैं। तो तबियत आपके यहां पूछा जाएगा या तो अनियर पूछा जाएगा, दोनों में एक ही तरह के रूप बनता है। यहां देखिए कर्तव्यम, पठितव्यम, दृष्टव्यम, भवितव्यम, ये दोनों एक ही तरह से होते हैं, तबियत और अनियर। एक ही आपके यहां पूछा जाएगा, या तो तबियत पूछा जाएगा या तो अनियर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब 1 घंटे में पूरा आपको सिलेबस पढ़ाना था, इस वजह से बहुत जल्दबाजी में पढ़ाया गया है। अगर इसको थोड़ा पहले से पढ़ाया जाता और तैयार करके पढ़ाया जाता तो और अच्छे से आपको समझाया जा सकता था। तो अब इसमें एक और जो चैप्टर बच रहा है आपका, वो है अनुवाद। तो अनुवाद आप तभी कर सकते हो जब आपको सब कुछ आता रहे, यानी कि व्याकरण के जो पूरे टर्म्स हैं, अगर आपको पूरे टर्म याद रहेंगे तभी आप जाके व्याकरण वाला पोर्शन आता रहेगा, तब आप अनुवाद कर पाओगे। ठीक है, संस्कृत का जो अनुवाद है उसमें हर एक शब्द का संस्कृत उसके लिंग के अनुसार, उसकी क्रिया के अनुसार, उस शब्द के अनुसार आपको रखना पड़ता है।
तो ये हम लोगों ने आज पूरा समाप्त कर लिया अपना। बेस्ट ऑफ लक है बेटा आप सबको, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही।